सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी यारा। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 4 दिसंबर को जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में एग्जाम हुआ था वो समाप्त हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग प्लीज प्रॉपर 1.5x या 2x पर वीडियो को देख सकते हैं बिना स्किप किए हुए। अगर आपका भी पेपर होने वाला है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए और वहां पर क्वेश्चन को लिख कर भेज सकते हैं किसी पेज पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, ये जितना भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग सेकंड शिफ्ट का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग साथियों चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपसे विनम्र में आवेदन करता हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट है ये मेरा कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, भले शेयर कीजिए या ना कीजिए, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें से आपका मुझे ऐसा लगता है कि ये सही आंसर होगा, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा ही भेजा गया है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के जो है उसके बराबर होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इक्वल टू, ये बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये देख लीजिए। उससे पहले हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसको। परमाणु संख्या, जिसको एटॉमिक नंबर की परिभाषा के अनुसार बात करें, यह एक नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए कि इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि नवंबर 2025 में ISF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा मिस्र कटिहार में। ठीक है, मिस्र कटिहार में आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन हो सकते हैं बन जाए। यह प्रतियोगिता जो है याद रखिएगा 6 से 18 नवंबर 2025 तक काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनने का जो है चांस है। इस आयोजन में भारत के कुल जो है 13 पदक, ठीक है, तो 3 गोल्ड थे, जिसमें 6 जो है सिल्वर थे और 4 जो है ब्रॉन्ज थे। ये भी आपको डिनोट करना है। ठीक है, ये जीते गए थे और पदक तालिका में जो है भारत तीसरे पायदान पर रहा है, और ये भी आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है पूछने के बहुत सारे चांस है। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था, यदि बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई से 3 गुना है और फोकस दूरी जो है 12 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। ये आपके न्यूमेरिकल पूछे गए थे, तो आपको मैं सीधे आंसर बता देता हूं। देखिए, वर्चुअल इमेज के लिए जो है 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बात करते हैं कि वास्तविक इमेज के लिए वो आपका -18 जो है 48 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यह प्रश्न संभवतः जो है अवतल दर्पण से है, इसलिए इसका आंसर जो है माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर से संबंधित होता है, तो उसका आंसर तो ये होना ही था। उसके अलावा क्वेश्चन ये देखिए क्या पूछा गया था, थोड़ा फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी जो होता है उससे माइनस में आएगा, यानी -48 आ जाएगा इसका आंसर। वही बात करें, यदि आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी जो है 24 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से अगर क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में विकल्पों में क्या था। चूंकि विकल्प यहाँ कह रहा है कि विकल्प जो है नकारात्मक या निगेटिव मान नहीं दिया गया था, इसलिए 24 सेंटीमीटर सही उत्तर हो जाएगा। ये संभावना हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये ध्यान दीजिए। कह रहा है, फॉक्सकॉन कंपनी हाल ही में 2026, यानी हाल ही के बात है, 2026 में भारत कितनी बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स विल फॉक्सकॉन कंपनी रिसेंटली इन्वेस्ट इन द बाई, यानी 2026 से। तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से आंसर हो जाएगा 1.5 बिलियन डॉलर। अगर ये आपके ऑप्शन में दिए गए थे तो ये सही है आपका। अगर इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊं तो एप्पल की प्रमुख सप्लायर कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में अपने परिचालन के लिए जो है विस्तार करने के लिए हाल ही में 1.5 अरब डॉलर का निवेश किया है, और ये आपको याद रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछ सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो एनालिसिस से ही पूछ रहा है। हम लोग जो एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहे हैं उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविखंडन यानी बाइनरी फिक्शन जो है द्वारा प्रजनन करता है। ये मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है, और ये आंसर हो जाएगा लेशमेनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था,
उससे पहले हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। द्विखंडन एक अलैंगिक होता है, जो कि मैंने बताया था उस वीडियो में, जिसमें एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित होती है। जैस्मीनिया जो एक कोशिकीय प्रोटोजुआ है, अनुदैर्ध्य द्विखंडन के द्वारा प्रजनन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जितने इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए वो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको पता है फैक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आप बताने की मुझे जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कितने रुपए तक के गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी अनुपात 75 से बढ़ाकर 85 कर दिया है। फॉर गोल्ड लोन up to how much amount has the RBI increased the loan to value ratio from 65% to 85%। ये जो हो गया है 2.5 लाख रुपए तक, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन के लिए एलटीवी अनुपात को 75% से जो है 85% बढ़ाकर कर दिया है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जब बल को स्थिर रखा जाए तो क्षेत्रफल घटा दिया जाता है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। When thrust or force is kept constant and area is decreased, what will happen to the pressure। तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जहां पर आपको 2 3 4 तरीके जो है आपके ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा दाब का बढ़ना। हाउ, ये कैसे पॉसिबल, तो देखिए दाब का सूत्र होता है P इक्वल टू F बटे में A होता है, ठीक है। बल बटे में क्षेत्रफल यही होता है। दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी एक का मान घटेगा तो एक का मान बढ़ेगा। यदि बल को स्थिर रखा जाए तो क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए तो दाब से होता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, ये इसका कहने का अर्थ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्या पूछा था, देखिए आर प्रगनंदा ने अगस्त 2025 में किस खिलाड़ी को हराकर अपने कैरियर को सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग हासिल की, ठीक है। जहां पर आपको 4 तरीके से ऑप्शन देखने को मिले होंगे, इसमें आपका आंसर हो जाएगा नोदिरबेक दुस्तुरो, ठीक है। ये आपका ऑप्शन देखने को मिला होगा। इतना खतरनाक नाम है कि पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। इसके अलावा इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो अगस्त 2025 में आर प्रगनंदा ने नोदिरबेक अब्दुसतोरो को हराकर अपने करियर को सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग यानी 4था स्थान पर, ये भी आपको याद रखना है। किस स्थान पर एग्जैक्ट तो याद रखना ही है, प्राप्त की थी, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तो रैंकिंग पूछा है ना, सॉरी नाम पूछा है ना, रैंकिंग भी पूछ सकता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 9 नंबर, कह रहा है कि नवंबर 2025 में आयोजित सी फॉर वर्ल्ड मेयर समिट किस शहर में आयोजित किया गया था। इन विच सिटी वॉज द सी फॉर वर्ल्ड मेयर समिट हेल्ड इन नवंबर 2025 ऑर्गेनाइज्ड। यानी नवंबर 2025 में आयोजित सी फॉर वर्ल्ड मेयर समिट किस शहर में आयोजित किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में, जो कहाँ है, ब्राजील में है। यहाँ पर आपको 4 तरीके से ऑप्शन देखने को मिले होंगे, चारों अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक्सप्रेशन की बात करें तो सी फॉर वर्ल्ड मेयर समिट 3 से 4 नवंबर 2025 तक ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में आयोजित किया गया था। यह एक द्विवार्षिक सम्मेलन है, 3 वर्षों पर आने वाला सम्मेलन है। सबसे पहले द्विवार्षिक याद रखना है और 3 से 5 नवंबर तक आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए संयोजन ऊतक में कोशिकाएं कैसी होती है, कह रहा है कि हाउ आर द सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कैसी कोशिकाएं होती है संयोजन ऊतक में, तो ढीली ढाली, कैसी, लजा ऐसे लजा ढीली ढाली, ठीक है, रबर के आकार की तरह होती है। उसके अलावा एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं तो देखिए संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिविटी टिश्यू जिसे हम कहते हैं में, इसमें क्या होता है, ढीली ढाली जो होती है, जिसे हम लूजली बाउंड कह सकते हैं, ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है। यह ऊतक अंगों और ऊतकों को संरचनात्मक सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है और शरीर के भीतर पदार्थों का परिवहन करता है, जैसे रक्त, जो स्वयं एक संयोजी ऊतक है। समझ गए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्या पूछा था, न्यूमेरिकल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उस क्या पूछा गया देख लीजिए, यदि 1.5 सी यानी आवेश को हस्तांतरित करने में किया गया कार्य 30 जूल है तो आवश्यक विभवांतर क्या होगा। जितना ये कितना होगा ये नहीं पूछ रहा है, तो देखिए मैं आपको बता दूं इसका आंसर आपको 20 वोल्ट आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर आप समझिए। देखिए विभवांतर का सूत्र होता है V इक्वल टू W/Q, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, कितना होगा, ये नहीं पूछ रहा है विभवांतर कितना होगा,
पोटेंशियल पूछ रहा है, तो बी बराबर डब्ल्यू बटा में क्यू होगा। आपका जो है 30 जूल दिया है और आवेश दिया है कितना, देखिए आवेश कितना दिया है, आवेश 1.5 दिया है। तो 30 बटे 1.5 इसको कटाइएगा तो आपको आ जाएगा 15×30 यानी 20 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया 20 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तन होती है, तो सबसे पहले स्थिति ऊर्जा का सूत्र जान लीजिए। उससे पहले भी आप लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इसका क्या होता है 1/2 mv² इसका फॉर्मूला होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो mgh होता है, और ये जो है दोनों को ये वाला mgh वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए। फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, तो देख लीजिए स्थिति ऊर्जा जो होती है गति ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जो है काइनेटिक एनर्जी में जो है परिवर्तित होती है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। एक्सप्रेशन की मैं बात करूं थोड़ा समझने के लिए, जब कोई वस्तु ऊंचाई से नीचे गिरती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा जो होती है धीरे धीरे गति ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊंचा आप फेंकिएगा तो उसकी स्थिति क्या होगी, धीरे धीरे गति ऊर्जा में बदल जाएगी क्योंकि वो गति कर रही है। ठीक है, वस्तु की गति के बढ़ जाती है। यांत्रिक ऊर्जा जो है स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, मैकेनिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यही तो है मैकेनिक एनर्जी। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्रियाशील श्रेणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द रिएक्टिव सीरीज, किस प्रकार से होती है, तो देखिए क्या किया जाता है, अधिक से कम क्रियाशील यानी घटते क्रम में रखा जाता है। सबसे पहले अधिक क्रियाशील वाली तत्वों को रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है घटते क्रम में छोटी क्रियाशील वाली वस्तुओं को तत्वों को रखा जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखो। अभी देखिए क्रियाशील से क्वेश्चन पूछ चुका है, तो क्रियाशील सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा है आपको याद रखना है, 3-4 कम से कम याद रखना है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और पूछे भी गए हैं, आप लोग पिछला जो है एनालिसिस उठाकर देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा था, ये वही क्वेश्चन जो रिपीट हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा इसके एक्सप्रेशन की बात करूं या समझने के लिए मैं आपको बात करूं, तो क्रियाशील श्रेणी में धातुओं को उनकी रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। समझ गए आप लोग, जैसे पोटेशियम सोडियम जैसे धातुएं शीर्ष पर होने के कारण सबसे अधिक क्रियाशील होती है, जबकि कॉपर सिल्वर गोल्ड नीचे होने के कारण सबसे कम क्रियाशील होती है। तो अगर आपको पोटेशियम और सोडियम दिखाई देगा तो आप पोटेशियम सोडियम से कोई एक को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये ऑप्शन में ना हो तो देखिएगा इससे कम क्रियाशील वाले कौन से तत्व हैं, उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके एक्सप्रेशन के लिए था, आपको माइंड को समझने के लिए था। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर में क्या पूछा था, भारत न्याय रिपोर्ट 2025 यानी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो देखिए आपका सबसे शीर्ष स्थान पर न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार रहा है कर्नाटक। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, जहां पर आपको 4 तरीके से ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं थोड़ी समझने के लिए आपको, भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में कर्नाटक राज्य 6.78 ये रैंकिंग है स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, ये स्कोर आप लोग याद रखिएगा। इस सूची में क्या हुआ, इस सूची में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर, ये रैंकिंग भी आपको याद रखना है। अब देखिए कर्नाटक पूछ दिया तो ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नहीं पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, और इनके साथ जो है रैंकिंग आप लोग याद रखिएगा। जैसे कर्नाटक का रैंकिंग 6.78 है। बातें हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, कह रहा है व्हाई डू प्लांट्स परफॉर्म सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, यानी कहने का अर्थ है पौधों में लैंगिक प्रजनन क्यों होता है। सवाल ये नहीं कि कौन से जीव में लैंगिक प्रजनन होता है, क्यों होता है। तो देखिए संतानों में आनुवांशिक विविधता जो है जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न करने के लिए जो है पौधों में लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, अब थोड़ा इसको डिटेल में आप लोग समझिएगा तो देखिए क्या होता है, लैंगिक प्रजनन में 2 जनक मेल और फीमेल गैमिट शामिल होते हैं। ठीक है, जिसके कारण संतानों में आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है, यानी हम अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये निषेचन करते हैं यानी रिप्रोडक्शन करते हैं।
ठीक है। यह विविधता पौधों को पर्यावरणीय परिवर्तनों जैसे जलवायु, रोग के अनुसार खुद के ढालने में मदद करती है। ठीक है, यही कारण है, यही जिसमें प्रजाति के दीर्घकालिक अस्तित्व की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आंसर मिल गया होगा कि ये जो है क्यों होता है। उसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा एक संतृप्त यौगिक यानी जो है संतृप्त यौगिक है। तो देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, जिसमें से आपका किसी ऑप्शन में जो है प्रोपीन दिया हुआ था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मिक्स एक्सप्रेशन पर। तो देखिए एक्सप्लेन अगर इसको करूं तो असंतृप्त यौगिक वे होते हैं, ठीक है, आपके मन में तो सवाल चलिए होता असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। तो वे ये होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक डबल बॉन्ड, ठीक है, एक डबल बॉन्ड जिसे दोहरा बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। असंतृप्त में सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन असंतृप्त में क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे प्रोपीन जो है एक एल्कीन है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा अति हो गया, CH3 CH2 इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। इसमें दोहरा बंध पाया जाता है, इसलिए यह एक असंतृप्त यौगिक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, नहीं तो अलग से आप किसी का वीडियो देखकर संतृप्त या असंतृप्त आप लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था, रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को ईयर ऑफ द रिफॉर्म घोषित किया। विच ईयर डिड द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस डिक्लेयर एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म। तो ये कब हुआ था, वर्ष 2025 में। थोड़ा इसको डिटेल में समझिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय को हम कहते हैं कि द्वारा वर्ष 2025 को सुधार का वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, वर्ष 2025 को ही सुधार का वर्ष घोषित किया। इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में नीतिगत सुधार, आधुनिकीकरण, ठीक है, आत्मनिर्भरता और प्रक्रियाओं की सरलता एवं दक्षता में वृद्धि करना जो इसका पर्पस था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा था, कह रहा है कि 18 अगस्त 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य किस घटना जवाब में था। तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीट किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा विनाशकारी भूकंप। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग एक्सप्रेशन की। तो ऑपरेशन ब्रह्मा मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको डेट याद रखना है। ठीक है, ठीक है, यह एक जो है मानवीय मिशन था। ठीक है, मानव के द्वारा लाया गया मिशन था। इसके उद्देश्य से म्यांमार की सहायता प्रदान करना, ये भी इसका पर्पस है, ये जो याद रखना है। ठीक है, जो विनाशकारी भूकंप से प्रभावित हुआ करता था, ये जो है इसका कारण याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, वैश्विक जो है भूखमरी सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है आपके द्वारा। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ के गए होंगे और टिक भी लगाए होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाए कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल द्वारा संयुक्त रूप से ये जो है इसका जो है सूचकांक जारी किया जाता है, रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा समझिए इसको। वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। 2025 में भारत जो है, अगर भारत की बात करें तो 123 देशों में 102 स्थान पर था। ठीक है, जिसमें 123 देश शामिल थे और इसका जो रैंक रहा है 102 स्थान रहा है। जिसके स्कोर की बात करें तो 25.8 था और इसी गंभीर भूख की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था, सरीसृप के अंडों के लिंग को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय अवस्था कौन सी है। Which environment condition affect as the gender of reptile eggs। ठीक है, तो जहां पर आपको इस तरीके से जो है आंसर देखने को मिला होगा, उष्मायान के समय तापमान टेम्परेचर, उष्मायान के समय तापमान का टेम्परेचर। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझिए। क्या होता है कि कई सरीसृप जैसे कछुआ, मगरमच्छ में तापमान पर निर्भर लिंग निर्धारित पाया जाता है। ठीक है, आप सबको ये मालूम होगा अगर पढ़े होते। अंडे के उष्मायान के समय का तापमान ही भ्रूण के नर और मादा बनने का निर्धारित करता है। ठीक है, ये टोटल जो है उसका भ्रूण कैसा होगा, नर तरीके का होगा या मादा होगा, तो वो तापमान पर, उसके तापमान कंडीशन पर निर्भर करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसका भी आपको सटीक आंसर मिला होगा। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एटीपी का निर्णय
जो है एटीपी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? बाय विच ऑफ द फ्लोइंग सेल और ऑर्गन सेल ऑर्गेनेल्स इज एटीपी जनरेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एचआईवी का फुल फॉर्म पूछ दिया गया तो एटीपी का भी पूछ सकता है। तो एडिनोटाइप फास्फेट जो इसका फुल जो है विस्तार है, इसका नाम है। ठीक है, और इसका आंसर जो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझिए थोड़ा डिटेल में अच्छे तरीके से। कह रहा है कि एटीपी जिसे एडिनोटाइप फास्फेट हम इसका फुल फॉर्म नाम मिला है। ठीक है, एटीपी सॉरी दोस्तों तबीयत सही नहीं है तो आप लोग मेरे खांसी से ऑफेंड मत होइएगा। ठीक है, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोटाइप फास्फेट। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, इमरजेंसी करेंसी। ठीक है, एटीपी का निर्माण मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि अभी इसका आंसर होने वाला था हुआ है, जहां कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया चलती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये गैस जो है निकलती है, और इसकी हम एक्सप्रेशन की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया होने पर यह एक एसिड बेस रिएक्शन का उदाहरण है। इस अभिक्रिया परिणाम स्वरूप नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस निकलती है। इसी गैस के कारण क्या होता है? झाग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट जो है ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द रिलीज ड्यूरिंग अनाइरोबिक जो है रेस्पिरेशन इन एनिमल, यानी पशुओं में अवयवीय श्वसन के दौरान क्या उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया था और 4 जो ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो जो मांसपेशिया की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है? तब अवयवीय श्वसन होता है। इस प्रक्रिया में जो है ग्लूकोज का अपूर्ण अपघटन होता है और परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसा तो हमारे शरीर में होता ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कार्तीय चिन्ह परिपाटी में, ठीक है, सभी दूरियां किस बिंदु से मापी जाती है? ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे, ये तो काफी स्टैंडर्ड इसका लो है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव से। ठीक है, तो ये आप लोग तो अच्छे से टिक लगा कर रहे होंगे। एक्सप्लेन करता हूँ। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का उपयोग दर्पणों और लेंसों में किया जाता है। इस परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मुख्य अक्ष के साथ ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मुख्य अक्ष के दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, इधर जाइएगा तो धनात्मक, और जाइएगा तो ऋणात्मक, यही कह रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र होता है NaHCO3 कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए, CO2 जो है इसका गैस निकलती है। अब कैसे निकलती है थोड़ा इसको हम समझते हैं। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया होने पर एक एसिड बेस रिएक्शन का उदाहरण है। किसका? एसिड बेस रिएक्शन का। इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस गैस के कारण झाग दिखाई देता है, और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये भी हो चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया कार्बन 13 समस्थानिक का परमाणु भार कितना होता है? तो आपको ये आंसर हो जाएगा 13, लगभग 13, अप्रोक्सीमेटली 13। अब कभी कभी आपको AMU का फुल फॉर्म भी पूछता है। ठीक है, जैसे कि ATP का, HIV का, तो AMU का भी पूछ सकता है। तो इसका याद रखिएगा, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अब देखिए इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समस्थानिक यानी आइसोटोप भी कहते हैं, वे परमाणु होते हैं जिसका परमाणु संख्या समान होता है। क्या? परमाणु संख्या समान होता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। लेकिन द्रव्यमान संख्या जो अलग अलग होता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन होते हैं और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, यानी 6 + 7 = 13। इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान लगभग 13 के बराबर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पाई जाने वाली समुद्री मछली है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैरिन फिश अराउंड इन इंडिया? तो आपके 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें सही आंसर हो जाएगा प्रोम्फ्रेट। थोड़ा इसको समझिए। जो प्रोम्फ्रेट एक लोकप्रिय और प्रमुख समुद्री मछली है जो भारत के तटीय क्षेत्रों में बहुतायत से पाई जाती है, यानी बहुत पाया जाता है, जबकि रूह और कतला मुख्य रूप से ताजे पानी में मछलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हाल ही में किस संस्थान ने भारतीय यूपीआई को विश्व स्तर पर शुरू करने का निर्णय लिया है? Which institution recently decided to launch the Indian UPI? इंडियन यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यानी यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी इंस्टीट्यूट था? तो NIPL था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए अभी हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अभी लोग सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का भी करने वाले हैं, तो आप लोग भागिएगा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को डायरेक्ट आप लोग देखिए, और आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए देख रहे हैं तो। ठीक है, काफी एफर्ट लगता है, हमारा एफर्ट लगता है, आपका जैसे छात्रों का क्वेश्चन भेजने में एफर्ट लगता है। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब किए होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि लेट हो जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, SSC ST संशोधन विधेयक 2022 किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, जहां पर 4 तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिले होंगे। इसको एक्सप्लेन करके बताऊं तो दिए गए विकल्प के अनुसार SC ST संशोधन विधेयक 2022 का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। यह विधेयक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित आरक्षण और संवैधानिक व्यवस्था को जारी रखने और स्पष्ट करने के लिए लाया गया था। ठीक है, जहां से हमारे वो विजय थलापति है ना, तमिलनाडु से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। 29 नवंबर 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 दौरान खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट ईस्ट गेम्स का आयोजन किसके द्वारा करने की घोषणा की गई थी? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा जो है यह जारी किया गया था। इसके अलावा एक्सप्रेशन की बात करूं तो भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत वार्षिक रूप से खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी का आयोजन करने का घोषणा की। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था अभिकथन ए और कारण बी। ठीक है, आधारित प्रश्न ए जिंक विस्थापन अभिक्रिया में कॉपर को विस्थापित करता है कि आर में क्रियाशील श्रेणी में जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जहां इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, इसका आंसर हो जाएगा अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन पर ध्यान दीजिएगा। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि जिंक क्रियाशील श्रेणी, ठीक है, में कॉपर से ऊपर स्थित होता है, यानी वह अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु हमेशा कम क्रियाशील धातु को जो है उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। इसलिए दोनों कथन जो है और कारण अभिकथन को व्याख्या करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एशियाई एथलेटिक चैंपियन 2025 निश्चित 4x400 मीटर रिले रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम कौन सी था? जहां पर आपको 4 तरीके से ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ठीक है, अगर इंग्लिश में पढ़ दूं इसको, कुछ इंग्लिश वाले जो है वो भी देख रहे होंगे। हु वर इंक्लूडेड इन द टीम दैट वन द गोल्ड मेडल इन द मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले रेस एट द एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। ठीक है, जहां पर आपको इस तरीके से जो है नाम देखने को मिलेंगे, ये सब जो है एथलेटिक्स है। लेकिन आपका जो 4x400 की बात कर रहा है तो नीरज चोपड़ा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझिए थोड़ा, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मिश्रित 4x400 मीटर में रिले टीम में
इन चारों एथलेटिक ने स्वर्ण पदक जीता, चारों ने, ठीक है। महिला 4x400 मीटर रिले रेस में जसना मैथ्यू, रूपल चौधरी, कुंजा रजिता और शुभा वेंकटेशन ने भी स्वर्ण पदक जीता, और ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट में, यानी 4 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में आते हैं, और इसमें भी जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो 100% रियल होंगे, ठीक है। तो साथियों, मैं फिर से एक बार आग्रह करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार तो कहना अच्छा नहीं लगता है चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन साथियों करिए, आप लोग नहीं करते, हम लोग छोड़ देते हैं कि आप लोग कर देंगे। आपका ह्यूमिलिटी बनता है, आपका मानवीय कर्तव्य है कि आप जिसको वीडियो को देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो आप लोग करिए सब्सक्राइब। अच्छा कहना बार बार अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और थर्ड शिफ्ट में उसमें आपको रीजनिंग कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, ताकि आप लोग मिस ना कर दीजिए न्यूमेरिकल, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। ये पहला क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, या फिर 1 दिसंबर को पूछा है, या फिर 2 दिसंबर को ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है, ये मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, तो आपको इस तरीके से जो है 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग इस पर। देखिए, सूर्य किरण एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, उस समय भी मैंने बताया था, जो भारतीय सेना और नेपाल सेना के बीच स्थित है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसका सबसे पहले आपको आंसर मिल गया होगा, भारतीय सेना और नेपाल सेना। तो ऑप्शन में क्या है आपके, नेपाल सेना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगेन फैक्ट्स पर। तो देखिए, इस अभ्यास का पर्पस अगर आपसे पूछ दे तो याद रखिए, दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक सहयोग बढ़ाना, आतंकवादी रोधी अभियान में तालमेल तथा सैन्य प्रशिक्षण को मजबूत करना जो है इसका पर्पस था। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 2025 का जो है 19वां संस्करण था, और यह जो है 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक बिथ रौड़ा उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। और ये आपको फैक्ट्स याद रखने होंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या गारंटी है कि ये संस्करण नहीं पूछ सकता है, और क्या गारंटी है कि इसका डेट जो है किस डेट के बीच जो आयोजित किया गया था, नहीं पूछ सकता है। और क्या गारंटी है कि ये कहाँ आयोजित हुआ था, ये नहीं पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्स जो एक्स्ट्रा हम लोग दे रहे हैं उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग एनालिसिस कर रहे हो तो आप सबको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा जाता है, हु इज द बेस्ट एशियन एथलेटिक ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ एशियन एथलेटिक कौन है। जहां पर आपको 4 तरीके से जो है ऑप्शन देखने को मिले होंगे, इस तरीके से जो हूबहू यही ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, अरशद नदीम जो है वो सर्वश्रेष्ठ पाकिस्तानी है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है पाकिस्तान के रहने वाला है, और एक प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो एथलेटिक है, ठीक है, भाला फेंकता है ये। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और एशियाई स्तर पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन आया था, द फैक्ट्री दैट कॉट फायर इन द पेट्रोकेमिकल ब्लास्ट इन हैदराबाद इन 2005 वाज द, यानी 2025 में हैदराबाद के पास हुए पेट्रोकेमिकल धमाके में आग लगने वाली फैक्ट्री कौन सी थी। जहां पर आपको इस तरीके से जो 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ऑप्शन नंबर ए में था सिप्ला, रेनबोज, सिगाची इंडस्ट्रीज और डॉक्टर रेड्डीज। तो देखिए, 30 जून 2025 की बात है ये। हैदराबाद के पास पासमिलारम में एक दवा इकाई सिगाची इंडस्ट्रीज में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो ये अटैक हुआ था, कब, 30 जून 2025 में। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द वर्ल्ड बेस्ट चेस प्लेयर टिल जुलाई 2025, ठीक है। जुलाई 2025 तक विश्व का सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी कौन रहा था। जहां पर आपको इस तरीके से जो है 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नस कार्लस नॉर्वे के महान जो है शतरंज खिलाड़ी थे, और इसी को हराकर कौन जीता है, डी गुकेश, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि मैग्नस कार्लस नॉर्वे के महान शतरंज खिलाड़ी है, और जुलाई 2025 तक
फीडे रेटिंग के अनुसार विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने रहे। ठीक है, कई सालों तक ये तो नंबर 1 खिलाड़ी बने, इसी को हराए थे डी गुकेश। तो आप लोग डी गुकेश मत मार दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लस, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भारत न किसी नामक एक नया पूर्णतः स्वदेश एंटीबायोटिक के विकासत और लॉन्च किया है, जिसका वाणिज्य लॉन्च 2025 के अंत में होने की उम्मीद है। ठीक है, इंडियन है डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड विच न्यू कंप्लीटली इंडिजियस एंटीबायोटिक एक्सपेक्टेड टू बी कमर्शियली लॉन्च्ड बाय द एंड ऑफ 2025। यहाँ पर इस तरीके से जो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए नेफ्रिथ्रोमाइसिन भारत द्वारा विकसित एक पूर्णतः स्वदेशी एंटीबायोटिक है। यह मुख्य रूप से समुदाय जनित निमोनिया के इलाज में प्रभावी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं कल्याण सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का क्या नाम था। ठीक है, जहां पर आपको इस तरीके से जो है 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे, तो आप लोग बताइए इसका कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों ने क्या मार्क कराया। वैसे मैं तो इसका आंसर बताने वही वाला हूँ। महिलाओं आरोग्य कक्ष एक पहल है जिसकी शुरुआत महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और वेलनेस सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। केंद्रीय कानून एक न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 18 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के शास्त्रीय भवन में महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर मिल गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा महिला आरोग्य कक्ष हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। पूछा है कि एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत की मीटर रिले टीम कौन सी शामिल है। ये मैं आपको क्वेश्चन बता दिया, वो रिपीट हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वित्त वर्ष 2025 से 20 के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम का बजट कितना करोड़ रुपए है। जहां आपको इस तरीके से जो है 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यूनियन बजट 2025 से 26, ठीक है, वो 26 था। खेलो इंडिया कार्यक्रम का को 10 करोड़ 1,000 करोड़ का अनुदान दिया गया है। और जो है इससे पूर्व 2024 से 25 में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राशि 800 करोड़ थी, इसलिए 2025-26 में यह 200 करोड़ बढ़ा दी गई, और ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्या पूछा था, ये देख लीजिए, शिक्षा में नवाचार के लिए ज्ञानोदय कार्यक्रम किस भारतीय प्रबंधन संस्करण द्वारा शुरू किया गया था। जहां पर आपको इस तरीके से जो ऑप्शन देखने को मिले होंगे, तो आपको याद रखना है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, ये इसका सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब इसका पर्पस के उद्देश्य क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा, प्रबंधन शिक्षा में शिक्षण और ज्ञान के प्रसार में नवाचार को बढ़ावा देना इसका जो है मुख्य पर्पस था। अब किस दृष्टिकोण से यह शुरू किया गया था ये देख लीजिए, यह IIM कोझिकोड के विजन 2047 का एक हिस्सा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों का अनुरूप है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आम आदमी पार्टी यानी AAP के अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव किस सीट से लड़ा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ठीक है, मुंडका, परपगंज, नई दिल्ली, करावल नगर। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिला होगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रवेश वर्मा को कुल 30,088 वोट मिले और अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित रहे हैं, जिन्हें कुल 4,568 वोट मिले हैं। तो ये दिल्ली जो है विधानसभा इसका मुख्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आते हैं WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग के। तो इसका खिताब दूसरी बार किस टीम ने जीता, इस तरीके से आपको करके क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर आपको इस तरीके जो है 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है,
लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो उस नित्य दोष क्या है? कह रहा है कि पास के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो जो देख रहा है ना वही रोग होता है। तो पास के देख रहा है, ये निकट के देख रहा है, तो निकट दृष्टि दोष, सीधी बात। दूर के नहीं, मत सोचो जी, जो देख रहा है वही दोष हो जाएगा। ये नहीं कि जो नहीं देख रहा है वो दोष होगा, जो देख रहा है वो दोष हो जाएगा। या निकट की देख रहा है तो निकट दोष हो जाएगा, दूर की उसको दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। जो दिखाई दे रहा है वही दोष हो जाता है, ठीक है। तो इसको निकट के दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसमें निकट वाला कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा नहीं समझ पाए होंगे तो समझ जाइए, मैं तो बता ही दिया कि निकट के देख रहा है तो निकट दृष्टि दोष, दूर के दिखाई दे रहा है उसको तो दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इस दोष में आंख में प्रकाश रेटिना की बजाय उसके सामने केंद्रित होता है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और ये आपको याद रखना है। ट्रिक बता दूंगा और इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। वह स्थिति जहां कोई दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तु देखने में कठिनाई होती है, उसे दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष तब होता है जब नेत्र गोलक बहुत छोटा हो जाता है या लेंस पर्याप्त वक्र नहीं होता है जिसका प्रकाश रेटिना के पीछे केंद्रित होता है। इस स्थिति की उपयुक्त शक्ति उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। अब देखिए ये तो हो गया इसका विश्लेषण, लेकिन मैं आपको बात बताता हूं। अगर आपके पास निकट वस्तु देख रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष, ये निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु दिखाई दे रही है तो निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई दे रही है तो दूर दृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए निकट की दिखाई देगा तो निकट में कितने अक्षर है? 3 अक्षर है, तो 3, तो इसका आंसर 4 वाला हो जाएगा, इससे बेसी वाला, यानी निकट में अवतल लेंस लगेगा। दूर में कितने शब्द है, वर्ड है, वर्ण है तो 2, तो इसके अगला वाला हो जाए 3, 3 वाला इसका आंसर। 3 में कौन सा लेंस वाला आता है? तो उत्तल आता है, तो इसमें उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। 2 तो 3, 3 तो 4, ऐसे करके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तुर्की ने हाल ही में किन देशों के बीच युद्ध बंदियों और बंदियों के अदला बदली मध्यस्थता की है? तो जहां पर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से 4 ऑप्शन, इजराइल, ईरान, रूस, यूक्रेन, जो है अजरबैजान, आर्मेनियम, सीरिया, तुर्की। तो देखिए तुर्की और सीरिया जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन की ओर, तुर्की ने हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली, तुर्की और यूक्रेन के बीच, तुर्की और यूक्रेन है कहीं? पहले पूरा विश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तुर्की और तुर्की ने, गलती मैंने पढ़ दिया था, तुर्की ने हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टिक लगा लेते हैं, मैंने गलत आंसर बता दिया था, उसके लिए मुझे खेद है, ठीक है। तुर्की ने हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली में महत्वपूर्ण मध्यस्थता निभाई है, ठीक है, जिसमें इस्तांबुल में वार्ताओं के माध्यम से 1000 से 1200 बंदियों की रिहाई पर सहमति बनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा E04 वॉलेट योजना कहाँ शुरू की गई थी? तो आपको इस तरीके से जो है ऑप्शन 4 देखने को मिलेगा जो हूबहू था। आपको बताना है कि इसका कौन सही आंसर होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अमित शाह ने मई 2025 में जो है 05 पायलट योजना का जो है लॉन्च किया था। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो क्या हुआ कि इस योजना का उद्देश्य साइबर अपराध, विशेष रूप से वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करता है। इसके अलावा देखिए न्यूमेरिकल से सवाल पूछा था, 5D क्षमता वाले लेंस की फोकस लेंस क्या होगी? यहाँ पर इस तरीके से जो है आपके ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो आपको क्या पूछ रहा है? आप पूछ रहा है फोकल लेंथ क्या होगी। तो आप लोग पढ़ेंगे P=1/f होता है, जहाँ f मीटर में होता है, तो इसको आपको d दिया है तो आपको मान रख कर निकाल लेना है, आपको आंसर बताना है हमें कमेंट में, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं।
लेंस की क्षमता और फोकल लेंथ का संबंध यही होता है, P इक्वल टू 1/f, जहाँ P दिया 5D, सॉरी हाँ +5D, और आपको बताना है आंसर। ठीक है, पक्का आप लोग आंसर बताइएगा। आप लोग आंसर नहीं बताते हैं या आप लोग कमेंट भी करते हैं कि हमारे लिए भी कुछ छोड़िए हम लोग बनाएंगे, तो आप लोग बनाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था, अंडाणु में अंडाशय से गर्भाशय में कैसे स्थानांतरित किया जाता है? हाउ इज ओवम ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस? जहां पर इस तरीके से जो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु फलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। ठीक है, फलोपियन ट्यूब के सिलिया की गति मांसपेशीय संकुचन के कारण जो होता है, अंडाणु धीरे धीरे गर्भाशय तक पहुंच जाता है। सामान्यतः निषेचन भी फलोपियन ट्यूब में होता है, इसलिए अंडाणु का स्थानांतरण फलोपियन ट्यूब द्वारा होता है। तो आपका आंसर मिल गया, फलोपियन ट्यूब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शहद के अधिकतम उत्पादन के लिए सबसे अच्छी प्रथा कौन सी है? तो आपके इस तरीके से जो है 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे, जो हूबहू था। मधुमक्खी के केवल चीनी का घोल, छतों को बार बार छेड़ना, फूलों वाले क्षेत्र के पास छतें रखना, नई छतों को छाया में बंद करना। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों की पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? विच हार्मोन इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्स फॉर इंक्रीज लेंथी? ठीक है, जहां पर आपको इस तरीके से जो है ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है ऐसे करके। देखिए, यह कोशिका विभाजन और कोशिका विस्तार को प्रोत्साहित करता है। कौन? सवाल है कौन? तो जिब्रेलिन। ठीक है, तो जिब्रेलिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण इसको भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र पूछा था। तो इसका रासायनिक सूत्र आपको क्या हो जाएगा? CaCl2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, CaCl2 हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य सूत्र CaOCl2 इसका सूत्र हो जाएगा, जहां इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसका निर्माण सूखे बुझा हुआ चूना यानी CaOH पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से होता है, और इसका उपयोग कपड़ों को सफेद करने, कीटाणुनाशक और पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, कार्बन का कौन सा गुण उसे उतनी अधिक समवाय मानने में सहायक करता है? विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन हेल्प्स इन फॉर्मेटिंग सच एज अ लार्ज नंबर ऑफ इसोमर्स? जहां पर इस तरीके से जो आपको ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो देखिए, कैटनेशन ऑफ जो है गुण होता है, वह गुण होता है जिसमें कार्बन के परमाणु आपस मजबूती संयोजकता बंध बनाकर लंबी शाखित या सक्रिय श्रृंखला बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न से क्या ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग दाहिने हाथ नियम का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जहां पर आपको इस तरीके से जो है 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इससे क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, फ्लेमिंग दाहिने हाथ का नियम जो है ना, ये जनरेटर के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस नियम का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होता है, ये जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो अंगूठा होता है ना, ये अंगूठा जो होता है ना, चालक की गति की दिशा को बताता है, और पहली उंगली जो होती है ना, पहली फर्स्ट फिंगर, वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, और मध्य जो मिडिल उंगली होती है ना, मिडिल फिंगर, ये उंगली की प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है। इसलिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग जो होता है ना, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत धारा चालक पर लगने वाला बल की दिशा मिलती है। इस जो है नियम के अनुसार यदि आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे
तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाते हैं तो आप लोग देखिए क्या पाएंगे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है और मध्यमा जो है चालक में बहने वाली विद्युत धारा को दिशा को दर्शाती है। और इस तरह जो है अंगूठा आपका चालक पर लगने वाला बल दिशा को दर्शाता है, जिसके कारण चालक गति करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और इस फैक्ट से जो है अब क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था बोमन ईरानी जो है तन्वी द ग्रेट फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए किस कान फिल्म, ठीक है, फिल्म में रेड कॉर्पेट पर अपनी शुरुआत की। ठीक है, जहां पर आपको इस तरीके से जो है ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर 18वां कान फिल्म महोत्सव के द्वारा जो इनको पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म अनुपम खेर द्वारा निर्देशित है, जिसमें बोमन ईरानी ने राजा साहब नामक एक महान संगीत उस्ताद भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ दे कि 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल कब हुआ था, तो 13 से 24 मई 2025 तक फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया गया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था निम्न से किस में ऑनलाइन जनन विखंडन द्वारा होता है, तो मैंने आपको बताया था उसमें भी और इसमें भी ये क्वेश्चन आ गया है, तो ये रिपीट क्वेश्चन है। तो एक बीजी पत्ती जो है पुष्प इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझिए आप लोग। विखंडन ऑनलाइन जनन की एक विधि है जिसमें जीव का शरीर टुकड़ा में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है एक नए जीव में विकसित हो जाता है। और यह प्रक्रिया मुख्यतः किसमें होता है, शैवाल में या स्पाइरोगोरा नीलहरित शैवाल में ये सब प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसके अलावा पुष्पीय पौधों में जनन सामान्यतः लैंगिक जनन द्वारा होता है, न कि विखंडन द्वारा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर नील हरित सवाल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए चिपको आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया था, चिपको आंदोलन के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, जहां आपको इस तरीके से जो है 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है याद रखिएगा 1970 दशक के उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह आंदोलन जो है सरकारी अनुमति के मिलने के बाद जंगल में पेड़ों की कटाई के विरोध में स्थानीय लोगों विशेषकर महिलाओं द्वारा शुरू की गया था। ठीक है, आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से रोकते थे, इसी कारण इसे चिपको आंदोलन का नाम या संज्ञा दी गई। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वनों की रक्षा करना, जाहिर सी बात है, इसलिए इसका कथन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिजिक्स से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 3 शिफ्ट में जो तीसरा शिफ्ट है उसमें तो और सारा जो है पूछा गया है, न्यूमेरिकल सारा बेस्ट क्वेश्चन है। यदि धारा वहन करने वाला चालक को चुंबक के बीच लाया जाता है तो चुंबक क्षेत्र दिशा में क्या परिवर्तन होता है, जहां पर आपको इस तरीके से जो है ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यदि धारा वहन करने वाला चालक के बीच मध्य में लाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लोग आंसर देख लीजिए इसका क्या होगा, परिवर्तन होगा नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र दिशा उलट जाता है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा नहीं बदल देगी, चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र नियमित हो जाएगा, यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब फैक्ट्स की हम आगे की लाइन बात करें तो देखिए इसका कारण क्या होता है ये समझिए। चालक समय एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो मौजूद चुंबकीय क्षेत्र के साथ होता है, लेकिन मौजूद क्षेत्र की दिशा अक्षुण्ण रहती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं बदलेगी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा साथियों, सॉरी मैंने गलती से टिक कर दिया था डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्षमा कीजिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शीर्षस्थ विभज्यतक का मुख्य कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, पौधे की लंबाई, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तने शीर्ष को पर पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य पौधे प्राथमिक वृद्धि करना, इसके जिसके कारण लंबाई ऊंचा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग 4 दिसंबर थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो चलिए इसके हम क्वेश्चन को देखते हैं।
बिना किसी देर किए हुए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी तक यहाँ तक बने होंगे और इसमें भी क्वेश्चन जितने पूछे गए न्यूमेरिकल वेस्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, तो आप लोग बने रहिएगा और क्वेश्चन अच्छे अच्छे देखने को इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि जुलाई 2025 में कविंदर गुप्ता को किस केंद्र शासित प्रदेश उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। जहां पर आपको इस तरीके से जो है देखने को ऑप्शन मिले होंगे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि कविंदर गुप्ता को जुलाई 2025 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश तीसरे उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। ये आपको लेटेस्ट जो है पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था। सबसे पहले याद रखिए कि नोमैडिक एलिफेंट जो है ये सैन्य अभ्यास है और 17वां संस्करण है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, जहां पर इस तरीके से जो है आपको ऑप्शन देखने को मिला होगा। इसका आंसर हो जाएगा उलान बटार, मंगोलिया। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं देखिए। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 17वां संस्करण 2025 में उबाल नबटार, मंगोलिया में आयोजित किया गया था। इसका पर्पस देखिए, इसका इस युद्ध का अभ्यास आतंकवादी रोधी अभियान को है जो है रुकना, संयुक्त प्रशिक्षण, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका ये कारण था। लेकिन यह अगर आपसे सवाल पूछ दे कि यह आयोजित कब हुआ था, याद रखिएगा 31 मई से 13 जून के बीच के जो है इसकी आयोजित हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था 3,000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी द्वारा बनाया गया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या है। तो देखिए इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिला होगा। तो इन्होंने 9 मिनट 12.46 सेकेंड में जो है अपना कार्य पूरा किया था, वर्क डन किया था। ठीक है, जिसके यहाँ से फैक्ट्स आपको पूछे जाएंगे। 9 मिनट 12 सेकेंड उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया मई 2025 में एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में बनाया था। ठीक है, और उन्होंने रजत पदक जीता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन तो बन सकते हैं ना कि रजत पदक जीता, ब्रॉन्ज जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, क्या जीता था, तो ये ऑप्शन बन सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप किस महीने में आयोजित किया गया था। इन विच मंथ वाज द 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड। ठीक है, जहां पर आपको इस तरीके से जो है 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में। तो मैं आपको बता दूं कि मई जो इसका आंसर हो जाएगा। अगर डेट पूछे तो आप लोग याद रखिएगा कि 27 से 31 मई तक दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में हुई थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा क्या याद रखना है आप सबको, तो 2025 में एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल 24 जो है पदक जीते थे। कितने? 24, जिसमें 8 स्वर्ण थे, 7 रजत थे और 9 जो है कांस्य पदक थे। तो ये आपको याद रखना है। भारत ने पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल की थी और ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था कि अगस्त 2025 में बाढ़ और भूकंप, भूस्खलन जैसे आपदाओं के कारण लगभग कितने लोगों की मौत हो गई थी। जहां पर आपको इस तरीके से जो है ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आइए हम एक्यूरेट की बात करते हैं। तो एक्यूरेट कितने लोगों की जान गई थी, कैसे गई थी। अगस्त 2025 तक भारत में बाढ़, भूस्खलन और मौसमी आपदाओं के लगभग 1626 लोगों की मौत हुई थी। जो विकल्प ए 1680 से सबसे जो है निकट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने क्या किया कि 6 अगस्त 2025 को राज्यसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जुलाई 2025 तक के पहले 7 महीनों में कुल 26 मौत दर्ज की थी। ठीक है, जिन में आंध्र प्रदेश 343, मध्य प्रदेश में 243 और हिमाचल प्रदेश में 195 सबसे अधिक प्रभावित राज्य थे। ठीक है, इन राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था सितंबर 2025 में IRDAI बीमा यानी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। लेटेस्ट है, तो आपको इस तरीके जो है ऑप्शन देखने को मिले होंगे 4। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अजय सेठ इससे पहले आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव थे। मार्च 2025 में क्या हुआ कि पूर्व अध्यक्ष देवा सिंह पांडा के कार्यकाल समाप्ति के बाद से यह पद रिक्त था।
ठीक है, ये भी आपको फैक्ट्स याद रखना है। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था सितंबर 2025 में IRDAI, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा देवासीन पांडे। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा अजय सेठ। ठीक है, देवासीन पांडे के पहले जो है सीट जो है खाली रह गया था, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय रेल द्वारा रेलवे यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सितंबर 2025 में शुरू किया गया कार्यक्रम कौन सा है? तो आपको इस तरह के जो ऑप्शन देखने को मिले होंगे, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरी सहल कार्यक्रम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8 ओम 80 के प्रतिरोध किस वोल्टेज मान पर 200 जूल ऊर्जा का उत्पादन किया हुआ, जहां पर समय 1 सेकेंड मान के कहा गया था? इसका आंसर देखिए आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे? तो देखिए आपको सूत्र याद होगा कि मैंने पिछले शिफ्ट में बताया था कि E इक्वल टू होता है P गुना T। ठीक है, ये हो गया पावर टाइम और ये हो गया एनर्जी। तो इस पे आप लोग मान रख दीजिए, इसका आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। जहां आपको P बराबर यूज करना होगा, P बराबर आपको एक फार्मूला का यूज होगा V/R। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग यूज करिएगा और इसके बाद आपका जो अगर समार्थक कीजिएगा तो इसके बराबर E इक्वल टू हो जाएगा V² गुने T आ जाएगा। इस पे आप लोग E दिया है, R दिया है, T भी दिया है, तो क्या आप लोग इसका मान नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा? 40। तो बना लीजिएगा। इसके वाला क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेफाइट की परतदार संरचना किस प्रकार की होती है, जहां इस तरीके से आपको दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा षटकोणीय। ठीक है, षटकोणीय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जहां इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब आपको ऑप्शन देखने को मिलती, यानी MgCl2 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं काफी तेज बोल रहा हूँ, ठीक है, काफी तेज बोल रहा हूँ, तो इसके आप लोग अति मत होइएगा। या तो आप लोग वीडियो में समझ में आ रहा है इतना तेज तो ठीक है, नहीं तो आप लोग स्लो या फास्ट करके अपने अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के पैर का द्रव्यमान 0.02 किग्रा और उस पर 600 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? त्वरण पूछा है, आप लोग फॉर्मूला नहीं मालूम? F इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू होता है M A। ठीक है, जहाँ A पूछ रहा है तो क्या होता है? F/M हो जाएगा। तो इसका आप लोग नहीं निकाल लीजिए F का और A का M का मान रखकर, इसका आंसर आएगा 30,000। ठीक है, 30,000 मीटर पर सेकंड, 30,000 आएगा, मुझे आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, वर्ष 2025 के लॉरियस वर्ल्ड जो है, एक सेकेंड दोस्तों, फोन आ रहा है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, वर्ष 2025 के लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? आपको जहां इस तरीके से जो है ऑप्शन दिए गए थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि कैंडेड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2025 के यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आंत और अमाशय किस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं, जहां इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए होते, तो ये सनोजी ऊतक से बने होते हैं। आई थिंक चिकनी पेशी इसका आंसर हो जाए। चिकनी है? नहीं है। साथियों, इसका ऑप्शन नंबर बताइए, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ठीक है, कमेंट में बताइए, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है आंत और अमाशय की दीवार में चिकनी मांसपेशियां जो है पाई जाती है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, जरूर बताइएगा। ठीक है, ये मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोग से। ठीक है, यांत्रिक शक्ति का सही सूत्र क्या होता है? यांत्रिक कैसे बनता है तो आप लोग बताइएगा। उसके अलावा इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, अपवर्तनांक के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? अपवर्तनांक को हम लोग स्नेल का नियम सही कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही हो जाएगा। मैं काफी तेज ले जा रहा हूँ आप सबको। ठीक है, मार्च 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? जहां पर इस तरीके से जो आपको ऑप्शन दिए गए, तो मैं आपको बता दूं कि मार्च 2025 में 2025 को केंद्रीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभियान घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वित्तीय वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय सरकार को लगभग 8,000 करोड़ का रुपए का लाभांश किस बैंक से प्राप्त किया गया है? आपका SBI इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अक्टूबर 2025 में 32
1000 फीट का रिकॉर्ड ऊंचाई से अन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया। जहां पर आपको इस तरीके से जो ऑप्शन दिए गए थे, इसका ऑप्शन नंबर जो है जाए DRDO सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था वो देख लेते हैं। कह रहा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर होता है, निश्चित ऊर्जा स्तरों में कक्षाओं में घूमती रहती है निश्चित ऊर्जा के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ पदार्थ जब जल में घुलते हैं तो कौन सा आयन छोड़ते हैं जिससे उनका विलयन विद्युत का सुचालक बन जाता है। तो देखिए OH जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, OH छोड़ते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ध्यान शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है पर आप लोग करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा। जब भार जैसे NOH, KOH, CaOH2 जल में घुलते हैं तो वे OH आयन छोड़ते हैं। ये फैक्ट से आपको ध्यान रखना है। ये OH आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। आयन की गति के कारण विलयन विद्युत का सुचालक बन जाता है और इसलिए जल में घुलने पर OH आयन छोड़ने का पदार्थ विलयन विद्युत का सुचालक बन जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको बातें याद रखनी है। वाइल्ड फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जहां पर आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे तो इसका आंसर है अमिताभ घोष। अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ घोष है। ठीक है, निम्न में से किसके बिलियन 7 देकर क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। ठीक है, 7 होता है लेकिन फिर भी क्षारीय प्रकृति उसका दर्शाता है। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही हो जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका pH जो होता है 7 होता है फिर भी क्षारीय को प्रदर्शित करता है, क्षारीय को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस पोर्टल ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको ऑप्शन दिए गए थे तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सी बॉक्स पोर्टल। ठीक है, तो हमें इतना ही क्वेश्चन दिया गया था साथियों। अब आते हैं हम लोग 5 तारीख के ऑल शिफ्ट में। ठीक है, हम डायरेक्ट ऑल शिफ्ट लाएंगे क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट बनाने का टाइम नहीं होता है, हम लोग खुद बिजी रहते हैं, इसलिए हम ऑल शिफ्ट ला रहे हैं। और हमारा वीडियो जो है 9 बजे या 8 बजे देखने को मिलेगा, लेकिन ये वीडियो काफी लेट जा रहा है आपके पास। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ साथियों, मेरा नम्र निवेदन है आपके साथ है, रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो को छोड़कर भाग जाता है, इसलिए कहना पड़ रहा है। ठीक है, जय हिंद।